रजनेश बनाम नेहा, भरण पोषण की नई गाइडलाइंस जारी। अब जरूरी नहीं कि पति पत्नी को मेंटेनेंस दे। दोस्तों जय हिंद, नमस्कार। मैं एडवोकेट आशीष मिश्रा। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में भरण पोषण पर एक बार फिर अपना अहम फैसला सुनाते हुए एक नई गाइडलाइन जारी करी है, जिसमें पतियों को बहुत ज्यादा राहत प्रदान की गई है। तो आज उसी केस के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। दोस्तों केस है रजनेश वर्सेस नेहा के मामले की, जिसमें जस्टिस इंदु मल्होत्रा और जस्टिस आर सुभाष रेड्डी के पीठ ने अहम फैसला सुनाया। दोस्तों पीठ ने कहा है कि पत्नी को दिया जाने वाला मेंटेनेंस इतना नहीं होना चाहिए कि पति पर बोझ बन जाए, इसके लिए उसे चुकाना मुश्किल हो जाए, और पत्नी के लिए भी इतनी कम रकम नहीं होनी चाहिए कि पत्नी को गुजारा करना मुश्किल हो जाए। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि ना इतना ज्यादा कि पति चुका ना पाए और ना ही इतना कम कि पत्नी अपना गुजारा ना कर पाए मेंटेनेंस। तो पीठ ने अपने मामले में कोर्ट ने कहा है कि वकील पत्नी की जरूरत को इतना बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं कि पति को भी अपनी इनकम छुपाने की जरूरत पड़ती है। जब पत्नी बढ़ा चढ़ा के जो है जरूरत बताती है, उस हिसाब से मेंटेनेंस का दावा किया जाता है वकील द्वारा, और इस हालत में पति अपनी इनकम को छुपाता है। इसके लिए कोर्ट ने सुझाव भी दिए हैं, जिन पर कुछ बातें हैं जिन पर विचार करना बहुत जरूरी है, उन्हें भी समझ लेते हैं दोस्तों। कि जैसे सबसे पहला तो पत्नी और बच्चों की जरूरत, जब भी मेंटेनेंस डिसाइड हो तो उसमें यह जरूर देखा जाता है। इसी के साथ में दोस्तों दोनों पार्टियों का स्टेटस कैसा है यह देखना बहुत जरूरी है। इसके बाद क्या अभी तक पत्नी के पास इनकम का कोई सोर्स है या फिर नहीं है, जिस घर में वो रह रही है या वो रह रही थी, वैवाहिक घर का रहन सहन कैसा है। सबसे मेन बात इसमें यह है कि पत्नी ने अपनी जॉब बच्चों के लालन पालन के लिए या घर में बुजुर्गों के लिए छोड़ा था, या वो जानबूझकर कमाना नहीं चाहती है या नहीं चाहती थी। और इसमें यह भी देखा जाता है दोस्तों कि मुकदमे की लागत क्या है। इन सभी बातों पर विचार करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा जब मेंटेनेंस निर्धारित की जाए, ये कोर्ट ने डिसाइड कर रखा है, तो यह भी देखा जाना चाहिए कि पति है उसकी इनकम क्या है, उसकी वित्तीय क्षमता क्या है, पति की वास्तविक इनकम क्या है, असल में वो क्या कमा रहा है प्रेजेंट टाइम में। इन सब दस्तावेजों की जानकारी या उन्हें देखना बहुत जरूरी है दोस्तों। इसी के साथ पति जो है उसके खर्चे क्या है, परिवार में उस पर कितने लोग आश्रित हैं, इसके अलावा पति की कोई देनदारी वगैरह तो नहीं है, यह भी कोर्ट को देखना चाहिए, देखा जाता है। मेंटेनेंस को निर्धारित करने के लिए दोस्तों 6 गाइडलाइन जारी की गई हैं, जो अब से हर फैमिली कोर्ट को फॉलो करनी होंगी। अच्छे से समझ लीजिएगा दोस्तों। इसी रजनेश वर्सेस नेहा के केस के बाद में कोर्ट को यह भी ध्यान में रखना होगा कि पत्नी पढ़ी लिखे होते हुए भी पति के घर में नौकरी नहीं कर रही थी या छोड़ दी थी, ताकि वो परिवार और बच्चों की देखभाल कर सके। तो आज की सिचुएशन को देखते हुए यह देखना होगा कि पत्नी के लिए इतने सालों बाद नौकरी करना एक मुश्किल काम होगा, क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ नौकरी के नए चैलेंज का सामना करना होगा, या फिर उसे आज की नई तकनीक को सीखना भी पड़ सकता है। तो कई सालों के बाद नौकरी करना पत्नी के लिए मुश्किल भी हो जाता है और भरा हो सकता है। तो घरेलू हिंसा के तहत समझिएगा, घरेलू हिंसा के तहत जो निवास का आदेश होता है, पारित करते समय पति कोर्ट को यह आदेश दे सकता है कि वो किराए का और दूसरे खर्चों का भुगतान करे। पति को कोर्ट द्वारा यह आदेश दिया जा सकता है कि वो पत्नी के रहने, खाने, किराए, सारी चीजों का वो इंतजाम करे। तो इसी के साथ ये भी समझिएगा, और पति जिस पर मेंटेनेंस के लिए कोर्ट कहेगा, वो पति ये नहीं कह सकता है कि वो अपनी पत्नी और बच्चों को कमाकर खिला नहीं सकता है। ना पति किसी भी तरीके से कोर्ट में ये नहीं कह सकता है कि मैं कमाकर बीवी बच्चों का पेट नहीं पाल सकता हूं। तो इसी के साथ इसके अलावा अगर पत्नी कमाती है, अगर आपकी पत्नी कमाती है जिसका भी मेंटेनेंस का केस चल रहा है, तो उसे यह भी देखना होगा कि जिस तरह की जीवन शैली वह पति के घर में रहती थी, उसी तरह से वह कमाकर आज रह रही है या नहीं रह रही है। मतलब शादी से पहले, डिवोर्स से पहले या अलग रहने से पहले पत्नी जिस स्टेटस में, जैसे पति अपना स्टेटस रख रहा था, पत्नी वैसा स्टेटस रख रही थी। और क्या है कि अब जब कमा रही है या अपने दम पे खड़ी है, तो क्या वो वैसा जीवन रह पा रही है या नहीं रह पा रही है। कोर्ट में ये भी देखना बहुत जरूरी होता है मेंटेनेंस को तय करने से पहले। अब इसी के साथ दोस्तों ये समझिएगा कि अगर पति की जिम्मेदारी होती है कि वो प्रूफ करे कि वो कितना कमाता है कोर्ट में, और अपने परिवार का भरण पोषण कर सकता है या नहीं कर सकता है, उसको इनकम कोर्ट में प्रूफ करनी होती है अपनी। दोस्तों इसी के साथ ये भी समझिएगा कि बच्चों की मेंटेनेंस देते समय उसमें बच्चों के रहने, खाने का खर्च, कपड़ों का खर्च, रहने का खर्च, मेडिकल, बच्चों की एजुकेशन,
सभी खर्चों को शामिल किया जाता है। इसके अलावा बच्चों की अगर कोई कोचिंग क्लासेस चल रही है या फिर कोई एजुकेशनल कोर्स वो करना चाहते हैं या कर रहे हैं, तो उसके खर्चों का भी ध्यान मेंटेनेंस के वक्त रखा जाता है। और ये भी है कि खर्चे की भी जरूरत से ज्यादा नहीं होनी चाहिए कि मतलब खूब बढ़ा चढ़ा के खर्चा दिखा दिया जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अगर पत्नी कमाती है, समझिएगा दोस्तों, अगर किसी वजह से ये है कि पत्नी कमाती है तो खर्च दोनों को उठाना पड़ेगा, जो बराबर बटेगा पति और पत्नी दोनों के बीच। अब ये भी समझिएगा दोस्तों कि अगर जीवन साथी किसी तरीके से विकलांग है, बीमार रहता है और उन्हें निरंतर खर्चों की जरूरत है, तो इस पर भी कोर्ट मेंटेनेंस के वक्त विचार जरूर किया जाएगा कोर्ट द्वारा। तो ये 6 गाइडलाइन है दोस्तों जो मेंटेनेंस को लेकर कोर्ट ने जारी करी है, जिसमें डीवी एक्ट और सीआरपीसी 125 के तहत मेंटेनेंस के लिए कोई भी आवेदन कर सकता है। अगर पहली कार्रवाई के दौरान पति को रखरखाव देने के लिए कहा गया है, तो दूसरी कार्रवाई के दौरान पहली कार्रवाई में दी गई मेंटेनेंस को ध्यान में रखना जरूरी होगा दोस्तों। अब इसको ऐसे समझ लीजिएगा कि इस केस में सारी बातें, 6 गाइडलाइन जारी की गई थी जिन्हें सभी कोर्ट्स को, फैमिली कोर्ट्स को फॉलो करना होगा जब भी वो मेंटेनेंस पति के लिए निर्धारित कर रहे होंगे दोस्तों। कोई सवाल जवाब होगा तो पूछ लीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, लाइक शेयर कर दीजिएगा ताकि इन्फॉर्मेशन और लोगों तक पहुंच चुके। सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।